हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, 12th अकाउंटेंसी में हम अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं और उसमें जो सेट ए है उसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये पहले वाले जो दो वीडियो में मैंने करीब 21 क्वेश्चन तक हल किया था। अरे 22 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था और उसका बचा था अथवा वाला। ठीक है, ये देखेंगे और 23 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 22 नंबर का जो अथवा दिया है कि एबीसी लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5000 अंश 10 रुपए प्रीमियम पर निर्गमित किए। 100 रुपए का अंश है 10 रुपए प्रीमियम। तो इस प्रकार से दे हैं आवेदन पर 20 रुपए, आवंटन पर 50 रुपए प्रीमियम सहित, मतलब ये 10 रुपए की प्रीमियम आवंटन में शामिल है, 40 रुपए आवंटन के, 10 रुपए प्रीमियम के, और याचना पर 40 रुपए। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। हमें कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि करना है। ठीक है, तो 5000 अंश है 100 रुपए वाले, 10 रुपए प्रीमियम पर। अब इसमें आवेदन पे 20, 50 और 40। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें जनरल प्रविष्टि करना है। सारी राशि यथावत प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में हमें जर्नल एंट्री करना है। अब यहां पर आवेदन की 2 होगी, आवंटन की 2 होगी, प्रथम और अंतिम याचना की 2 एंट्रियां होगी। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमें मालूम ही है। इसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री करना है। चलिए, जर्नल प्रविष्टि, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि, डेबिट और क्रेडिट राशि। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन से अंश हैं। तो केवल अंश हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 5000 अंश 100 रुपए प्रति अंश। ठीक, आपको अलग कागज पर एक ऐसा एक रफ बना करके रखना है। तो कितने अंश हैं? 5000 अंश हैं और एक अंश की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। 10 रुपए प्रीमियम पर, 10 रुपए प्रीमियम पर निर्गमित। ठीक है, ये एक बेसिक जानकारी हमारे आ गई कि 5000 अंश है, 100 रुपए प्रति अंश है और 10 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन किया गया है। अब कंपनी के द्वारा आवेदन है, आवेदन पर 20 रुपए मंगाए गए, 5000 अंश है तो कितना आ जाएगा? 1,00,000 रुपए। इसके बाद कंपनी के द्वारा आवंटन राशि मांगी गई। आवंटन में 50 है, जिसमें से 40 और 10, 40 रुपए आवंटन के आएंगे और 10 रुपए प्रीमियम के आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहां होगा 50। ये आ जाएगा हमारा 2,00,000 और ये आ जाएगा 50,000 और टोटल अमाउंट आ जाएगा 2,50,000। ठीक, फिर है प्रथम व अंतिम याचना, जो कि कितने रुपए की है? 40 रुपए की है। 40 गुणित 5000,
तो ये हो जाएगा 2 लाख। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है, हमने रफ कार्य कर लिया है, बस आपको सीधा सीधा यहाँ पर जमा देना है। सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी जो होगी वो होगी आवेदन वाली, बैंक खाता डेबिट। आवेदन पर बैंक खाता डेबिट कितने रुपए से हो रहा है? 1 लाख रुपए से हो रहा है। अंश आवेदन खाते से, अंश आवेदन पर बैंक वाली एंट्री पहले होती है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और यहां आएगा आवेदन राशि प्राप्त। ठीक है, यहां पर ये आवेदन राशि हमें प्राप्त हो गई। अब आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हमें ट्रांसफर करना है, तो अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से आवेदन राशि अंश पूंजी में हस्तांतरित। ठीक है, ये 2 एंट्रियां हो गई हमारी। हमें आवेदन राशि प्राप्त हुई 1 लाख रुपए, इसकी एंट्री हमने कर ली और उस आवेदन राशि को हमने अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया। अब हम चलेंगे 3rd नंबर पर, आवंटन पर। आवंटन पर कितना पैसा मंगाया गया? 50 रुपए मंगाया गया, तो अंश आवंटन खाता डेबिट। कितना पैसा मंगाया हमने? 2,50,000 रुपए। अब इसमें अंश पूंजी कितनी है? अंश पूंजी हमारी 40 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए, तो अंश पूंजी खाते से, अब इसमें से अंश पूंजी हमारी 2 लाख रुपए, उसको अलग करना है और प्रीमियम राशि को हमें अलग करना है। अंश प्रीमियम खाते से प्रीमियम राशि कितनी है? वो है 50,000 रुपए। ठीक है, और यहां आएगा आवंटन राशि देय। आवंटन राशि क्या हो गई? डी हो गई। आवंटन पर टोटल हमने मंगाया 50 रुपए, तो यहां आ गया 50 गुणित 5,000, 2.5 लाख। अब इस 2.5 लाख को आपको अलग अलग करना है, क्योंकि अंश पूंजी में तो केवल अंश पूंजी जाएगी और प्रीमियम राशि अलग हो जाएगी। तो अंश प्रीमियम कितनी है आपकी? 40 रुपए, और 10 रुपए प्रीमियम को आपको अलग करना है। अब ये राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चौथी एंट्री कौन सी होगी? बैंक खाता डेबिट। बैंक खाते में तो प्रीमियम सहित पैसा आएगा, और कौन सा पैसा आ रहा है? आवंटन का पैसा आ रहा है। अंश आवंटन खाते से। भाई अंशों का निर्गमन तो प्रीमियम पर ही हो सकता है, तो जब भी प्रीमियम वाला प्रश्न आए आपको आवंटन में, इसमें पहली वाली आवंटन की जो एंट्री करेंगे उसमें क्रेडिट साइड में प्रीमियम को लिखना है, बैंक में नहीं लिखना है। आवंटन राशि प्राप्त। ठीक, अब हमारी बची फर्स्ट और सेकंड कॉल, हम उसको यहां कर लेते हैं। ठीक, की 2 प्रविष्टि होगी वो हम यहां पर कर लेते हैं। सबसे पहली 5 नंबर पे
अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट। अंश प्रथम अंतिम याचना पर कितना पैसा मंगा रहे हैं हम? 2 लाख रुपए। अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से प्राप्त ये प्रथम व अंतिम याचना दे। ठीक, प्रथम व अंतिम याचना क्या हो गई? डी हो गई। अब हमें प्राप्त होगी बैंक खाता डेबिट अंश प्रथम व अंतिम याचना खाते से। याचना राशि प्राप्त। ठीक, ये हो गया। इस प्रकार से हमारी जो एंट्रियां हैं वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, ये हमारी 2 आवेदन की, ये 2 आवंटन की, और ये 2 जो एंट्रियां हैं हमारी, ये फर्स्ट और फाइनल कॉल की। इस प्रकार से आपको पहले से टेबल बना लेना है और उसको हल करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। आप इसको जब हल करेंगे तो आपको मजा आएगा और इसके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा पेपर का, क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं कि निम्नलिखित सूचनाओं से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। तो संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना, जो रोकड़ प्रवाह विवरण है वो AS3 के अनुसार बनाया जाता है, और उसमें 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है: संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, और वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। तो यहाँ पर संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह एक सवाल ये है, और यहाँ पर हमें रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने का है। पहला हम इसको देखते हैं कि संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। इसमें लाभ दिया है देनदार, अदत्त किराया, ख्याति, पूर्वदत्त बीमा और लेनदार। अब इन दोनों में जो अंतर है वो हमें लिखना है। इन राशियों में जो अंतर आता है 22 और 23, इनमें क्या अंतर आ रहा है? वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है? जो भी अंतर है वो अंतर को हमें वहां पर शामिल करना है। इनफ्लो और आउटफ्लो, वृद्धि होने पर या कमी होने पर कब इनफ्लो होता है, कब आउटफ्लो होता है, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस सवाल को करने वाले हैं। चलिए, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, इसकी हमें गणना करना है। क्वेश्चन नंबर 23। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। ये एक स्टेटमेंट है, विवरण, राशि और विवरण। विवरण, राशि के 2 कॉलम रहेंगे,
ठीक है, ये हमने एक संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का एक फॉर्मेट बना लिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर लाभ लिखना है। कौन सा लाभ लिखना है? कर पूर्व शुद्ध लाभ। कौन सा? कर पूर्व शुद्ध लाभ। जब भी आप संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह जब ज्ञात करेंगे तो जो लाभ हानि का आधिक्य दिया है उस प्रश्न के अंदर 22 में दिया है 46,000 और 23 में दिया है 56,000। इसका मतलब कि लाभ में कितनी वृद्धि हो गई? 10,000 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो कर पूर्व हमारा जो शुद्ध लाभ है वो आ गया 10,000 रुपये। अब आगे हम बढ़ेंगे। अब यहां पर सबसे पहली वाली जो स्टेप है वो है गैर रोकड़ मद। तो गैर रोकड़ व्यय को जोड़ना है और गैर रोकड़ आय को घटाना है। अब इस प्रश्न के अंदर कोई गैर रोकड़ मद है क्या? तो यहां पर हम नजर जब डालेंगे तो देनदार की चालू संपत्ति है, अदत्त किराया ये चालू दायित्व है, ख्याति ये संपत्ति है। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि ख्याति में यदि वृद्धि होती है तो ये विनियोग क्रिया से रिलेटेड होगा और ख्याति में यदि कमी होती है तो ये ख्याति का अपलेखन माना जाता है और ये आती है हमारी गैर रोकड़ मद में। अब यहां हम देखते हैं कि ख्याति में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। ख्याति 22 में 30,000 है और 23 में 26,000 है। इसका मतलब 4,000 रुपए की ख्याति कम हो गई। ये कम होना ये ख्याति का अपलेखन माना जाता है और इसे हम संचालन क्रियाओं में गैर रोकड़ मद में शामिल करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे गैर रोकड़ मद, गैर रोकड़ मद, और उसमें आएगा, उसे हमने जोड़ा ख्याति का अपलेखन। कितना कम हो गया? 4,000। ये 4,000 रुपये उसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो हमारा जो लाभ है, अब ये जो लाभ है गैर रोकड़ मद का समायोजन करने के बाद, मतलब गैर रोकड़ व्यय को जोड़ना है, गैर रोकड़ आय को घटाना है, उसके बाद जो लाभ आता है वो लाभ आता है हमारा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व का लाभ। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व लाभ। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व जो शुद्ध लाभ आ रहा है वो आ गया। अब हम कार्यशील पूंजी में परिवर्तन को देखने वाले हैं। अब कार्यशील पूंजी मतलब चालू संपत्ति में कमी और वृद्धि और चालू दायित्व में कमी और वृद्धि। अभी हमने गैर रोकड़ मद देखी, तो इस प्रश्न के अंदर अभी मैं समझा रहा था कि देनदार चालू संपत्ति है, अदत्त किराया चालू दायित्व है, ख्याति ये अभी हमने इसका कर लिया, फिर है पूर्वदत्त बीमा चालू संपत्ति है और लेनदार चालू दायित्व है। इसका मतलब अब हमारी ये फर्स्ट स्टेप हो गई गैर रोकड़ मद वाली। अब हम चलेंगे कार्यशील पूंजी मतलब चालू संपत्ति में कमी और वृद्धि, चालू दायित्व में कमी और वृद्धि, इनको हमें जोड़ना घटाना है। उसके पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा कि चालू संपत्ति में कमी और वृद्धि को कब हम प्लस करेंगे और कब माइनस करेंगे। तो ये आपको लिख लेना है कि जो चालू संपत्तियां हैं, चालू संपत्ति तो या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। तो जब चालू संपत्ति में कमी होगी तो ये प्लस होगा, मतलब इनफ्लो माना जाएगा, और वृद्धि होगी तो माइनस होगा, आउटफ्लो माना जाएगा। फिर है चालू दायित्व। तो चालू दायित्व का आपको एज इट इज लेना है, कमी होने पर माइनस और वृद्धि होने पर प्लस।
बस आपको ये फॉर्मूला उस समय लिख लेना है रफ कार्य में, क्योंकि इसके आधार पर आप यहाँ आप करने वाले हो। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, सबसे पहला दिया है चालू, जो क्या दिया है देनदार। अब देनदार पहले 20,000 के थे, अब 30,000 के हो गए, 10,000 रुपये वृद्धि हो गई। अब देनदार किस में आते हैं, चालू संपत्ति में आते हैं, और चालू संपत्ति में वृद्धि मतलब माइनस होगा। चालू संपत्ति में मतलब देनदार में 10,000 की वृद्धि हो रही थी, ये क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, अभी हम प्लस वाले लिखेंगे पहले और फिर माइनस वाले लिखेंगे। फिर है अदत्त किराया, 11,000 से 18,000 हो गया। तो अदत्त किराया चालू दायित्व है, और चालू दायित्व में वृद्धि होने पर प्लस होता है। अब इसे हम लिखेंगे अदत्त किराया। ठीक है, तो जोड़ा अदत्त किराया, कितना वृद्धि हो गया, 7,000, 11,000 से 18,000 हो गया। इसके बाद में पूर्वदत्त बीमा 6,000 से 3,000 हो गया। तो पूर्वदत्त बीमा एक चालू संपत्ति है, कम हुआ है, कम होने पर प्लस होता है, तो हम यहां लिखेंगे पूर्वदत्त बीमा। कितना कम हो गया, 6,000 से 3,000 हो गया। यहां हम लिख सकते 6,000 से 3,000 हो गया, और ये 11,000 से 18,000 हो गया। ठीक है, ये 11 से 18 हो गया और ये 6 से 3 हो गया। तो यहां आप लिख देंगे 3,000। अगला है लेनदार। लेनदार 15 से 22 हो गया। लेनदार चालू दायित्व है, और चालू दायित्व में वृद्धि तो प्लस होता है। तो कितना हो गया, 15 से 22, मतलब 15,000 से ये बढ़ के 22,000 हो गया। तो 7,000 रुपए की वृद्धि हुई है। अब ये तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 दूनी 14 और 3 17, ये हो गया हमारा 31,000। ये क्या आ गया हमारा 31,000। अब इसमें घटाने वाली मद है, घटाने वाली मद कौन सी है, एक ही बचा है देनदार। देनदार 20,000 से 30,000 हो गया। चालू संपत्ति में वृद्धि तो माइनस होगा, तो यहां पर लिखेंगे देनदार। 10,000 रुपये कमी हुई है, तो 10,000 रुपये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 21,000 रुपये। और ये आंसर जो हमारा आ रहा है, ये संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह 31,000 में से 10,000 रुपये माइनस हो गया, तो ये क्या आ गया हमारा संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। तो लाभ हानि आ गया, देनदार आ गया, दत्त किराया आ गया, ख्याति आ गई, पूर्वदत्त बीमा हो गया, लेनदार हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें संचालन क्रियाओं से जो रोकड़ प्रवाह है वो हमें ज्ञात करना है। जब भी माइनस वाली मद लिखी जाएगी तो उसको आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, और आपको सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसी में एक अथवा वाला सवाल है। ये संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह था। अब हमें एक सवाल करना है, कौन सा, मैं बता देता हूं। इसी का जो अथवा है, वो अथवा दिया है ये वाला, कि निम्न सूचनाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण बनाइए। अब ये जो रोकड़ प्रवाह विवरण है, अब इसमें तीनों प्रकार की एक्टिविटी आएगी। मतलब हमारी संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह भी आएगा, फिर
विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रभाव भी आएगा और वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रभाव भी आएगा। तो हम पहले तो फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो प्रारंभिक रोकड़ शेष है और अंतिम रोकड़ शेष है, ये दोनों लास्ट में लिखे जाते हैं, रोकड़ प्रभाव विवरण के सबसे अंत में। फिर बचा हमारे पास 1 2 3 4 5। अब संचालन क्रियाओं में जाने वाली कौन कौन सी मदें हैं? एक तो है देनदारों में कमी और लेनदारों में वृद्धि। ये संचालन क्रियाओं से रिलेटेड है। अभी हमने देखा था देनदार मतलब चालू संपत्ति, लेनदार मतलब चालू दायित्व, इनमें कमी और वृद्धि को हमने वहां एडजस्ट किया था, तो ये संचालन क्रिया से हो गया। फिर है स्थायी संपत्तियों का विक्रय। अब स्थायी संपत्तियों का जो विक्रय होता है ये विनियोग क्रियाओं से रिलेटेड है। और ऋण पत्रों का शोधन मतलब ऋण पत्रों की राशि का भुगतान करना, ये वित्तीय क्रियाओं से रिलेटेड है, तो ये वित्तीय क्रियाओं से रिलेटेड आ जाएगा। और वर्ष का शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, तो ये वर्ष का शुद्ध लाभ से ही प्रश्न की शुरुआत होगी। मतलब ये वर्ष का शुद्ध लाभ सबसे पहले लिखा जाएगा, ये प्रारंभिक रोकड़ से अंतिम रोकड़ से सबसे अंत में लिखी जाएगी, और बीच में ये 3 एक्टिविटी को हमें वहां पर शामिल करना है। और इस आधार पर हम क्या बनाएंगे? रोकड़ प्रवाह विवरण बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम बना लेते हैं एक रोकड़ प्रवाह विवरण। तीन प्रकार की एक्टिविटी आएगी इसमें। थोड़ा सा आपको एक लंबा पेज लेना है कॉपी में। जब भी आप कोई सा अकाउंट करें तो आप उसको फुल पेज में करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आधा इधर और आधा उधर। रोकड़ प्रवाह विवरण। ठीक है, अब इसे हमें ज्ञात करना है। अब इसमें सबसे पहले इसकी शुरुआत हम कहां से करेंगे? मैंने बताया था जो शुद्ध लाभ है, वर्ष का जो शुद्ध लाभ है, वर्ष का शुद्ध लाभ, उससे शुरुआत होगी। कितना शुद्ध लाभ है? तो वर्ष का शुद्ध लाभ है 1,20,000 रुपए। शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि से शुरुआत होगी। लाभ होगा तो प्लस में, हानि होगी तो माइनस में। अब हम सबसे पहले देखेंगे संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। मतलब यहां पर हमारा जो पार्ट आएगा वो आएगा ए, और वो रहेगा तीन क्रियाएं हैं। तो पहली क्रिया है हमारी संचालन क्रियाओं से रोकड़। संचालन क्रियाओं से क्या क्या गतिविधि हो रही है? तो संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में हमारे पास में है देनदारों में कमी और लेनदारों में वृद्धि। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि देनदारों में कमी मतलब चालू संपत्ति में कमी होने पर जुड़ता है, और लेनदारों में वृद्धि तो चालू दायित्व में वृद्धि होने पर भी जुड़ता है। मतलब यहाँ पर ये जो दोनों मदें हैं, ये कौन सी मदें हैं हमारी? ये जोड़ने वाली मदें हैं, और इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे देनदारों में कमी। कितने रुपए की कमी आई है? 30,000। और लेनदारों में वृद्धि,
लेनदारों में वृद्धि कितने रुपए की है? 42,000 की। इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72,000 और टोटल जोड़ेंगे तो 1,92,000। अब ये जो आंसर आया 1,92,000, ये संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। ये जो आंसर आया ये क्या आ गया? संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। ये आपने फर्स्ट स्टेज पार कर लिया, पहली एक्टिविटी आपने पता कर ली, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। अब हम बी पर चलेंगे। बी है हमारा विनियोग क्रियाओं से रोकड़। ठीक, विनियोग क्रियाओं से रोकड़ हम पता करेंगे। तो विनियोग क्रियाओं में क्या था? संपत्ति, स्थायी संपत्ति का क्रय होगा तो आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा, और स्थायी संपत्ति को बेचा जाएगा तो इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। जब पैसा आता है तो जुड़ता है और पैसा जाता है तो माइनस होता है। आपको यहां ध्यान रखना है, स्थायी संपत्ति है, विनियोग है, इनका क्रय करेंगे तो पैसा आउटफ्लो होगा और इनको जब बेचेंगे तो इनफ्लो होगा। तो यहाँ पर स्थायी संपत्तियों का विक्रय 1,20,000, विक्रय करने पर आपको पैसा प्राप्त हो रहा है, मतलब इनफ्लो हो रहा है, तो ये जुड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। स्थायी संपत्ति का विक्रय कितना है? 1,20,000। और ये हो जाएगा हमारा 2, 9, 2, 11, 3,12,000। ये आंसर आ गया हमारा विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। ये आंसर हमारा आ गया विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। अब हम चलेंगे सी पर, और सी है वित्तीय क्रियाओं से रोकड़। अब हमें यहां पर वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ ज्ञात करना है, और वित्तीय क्रियाओं में क्या दिया है? ऋण पत्रों का शोधन। ऋण पत्रों का शोधन मतलब ऋण पत्रों की राशि लौटाई जा रही है। अब जब लौटाई जाएगी, भुगतान किया जाएगा तो पैसा जाएगा, मतलब माइनस होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे घटाया ऋण पत्रों का शोधन। कितना है ऋण पत्रों का शोधन? 3 लाख रुपए है। और माइनस वाली अभी मैंने बताया था आपको किस में लिखना है? ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12,000। 3,12,000 में से 3 लाख ऋण पत्रों का शोधन माइनस हो गया, तो आपके पास अब पॉजिटिव में बचा 12,000। और ये है आपका शुद्ध रोकड़ प्रवाह। मतलब वर्ष के दौरान ये क्या आया आपका? रोकड़ प्रवाह। जो हम रोकड़ प्रवाह की जो गणना कर रहे थे, तो ये आपका रोकड़ प्रवाह कितना आ गया? 12,000 रुपए आ गया। ठीक है, अब यहां पर हम लिखने वाले हैं प्रारंभिक रोकड़ शेष। प्रारंभिक रोकड़ शेष कितना है? वो है 60,000।
भाई वर्ष के प्रारंभ में आपके पास कैश का बैलेंस 60,000 था। वर्ष के दौरान जो आपने एक्टिविटी करी उससे 12,000 रुपये बढ़ गया, तो आपका जो टोटल हो गया वो कितना हो गया, 60 और 12 72,000। मतलब जो अंतिम रोकड़ शेष है, अंतिम रोकड़ शेष, ठीक है, तो अंतिम रोकड़ शेष आपका आ गया 72,000। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, 12,000। मतलब हमारी जो रोकड़ क्रियाओं से जो प्रवाह है वो कितना है, 12,000 है। प्रारंभिक रोकड़ से 60,000 था। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वर्ष के प्रारंभ में आपके पास कितना पैसा था, 60,000। अब पूरे वर्ष भर आपने 3 प्रकार की एक्टिविटी करी, संचालन क्रियाएं करी, विनियोग क्रियाएं करी और वित्तीय क्रियाएं करी। अब इन तीनों प्रकार की क्रियाओं से पैसा आया और पैसा गया, तो प्लस माइनस होके अंत में आपका जो निचोड़ आया कि 12,000 रुपये आपके पास कैश बढ़ा है। तो वर्ष के प्रारंभ में 60,000 का कैश था, 12,000 रुपये कैश बढ़ गया, तो टोटल आपके पास वर्ष के अंत में जो रोकड़ का शेष बचा है 72,000 का। और यहीं पर हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाता है, टैली हो जाता है, जांच हो जाती है। आपका जो 12,000 है ये प्रारंभिक रोकड़ शेष में जुड़ने पर आपका जो अंतिम रोकड़ शेष क्वेश्चन में दिया गया है उतना आ रहा है, तो आपका सवाल सही है। ठीक है, तो यहां पर ये जो अंतिम रोकड़ शेष जो आता है वो प्रारंभिक रोकड़ शेष और रोकड़ का प्रवाह, ये दोनों को जोड़ने पर 72,000 जो आ रहा है हमारे सवाल के अनुसार सही है, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर। तो यहां पर हमने जो 12th अकाउंटेंसी में जो सेट ए जो आया था उसके सारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके 3 वीडियो हैं, आप लोग इसे बार बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, आप लोगों ने कहीं नहीं इस पेपर को जब पढ़ा होगा तो इसमें पहली लाइन लिखी है कि ये केवल अभ्यास मात्र के लिए है, फाइनल परीक्षा में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है ये एक पैटर्न है। मतलब ये जो पेपर मिला आपको, अभ्यास, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट की जो मैच होने वाला होता है उसके पहले जो प्लेयर है वो उनका प्रैक्टिस सेशन होता है, अभ्यास करते हैं। तो क्या अभ्यास का संबंध रियल पेपर से नहीं होता? मतलब अभ्यास का जो संबंध है उनके रियल मैच से होता है या नहीं होता है? होता है। प्रैक्टिस से क्या होता है कि उनके हाथ पैर खुल जाते हैं। इसी प्रकार से जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो ये आपके ध्यान में आ जाता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। कई बार बच्चे समझते हैं कि एज इट इज आ जाएगा, पूरा का पूरा पेपर फंस गया, मतलब वही का वही क्वेश्चन आपको मिल जाए। परीक्षा है, इसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चन है आपको जो पैटर्न समझाया जा रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, आपको उसको हल करने का तरीका आना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पर जो रोकड़ प्रवाह विवरण से रिलेटेड 2 सवाल करवाए, तो संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। अब संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में उसको क्या करेंगे, कुछ एक आधी मद को हटा देंगे, अमाउंट को बदल देंगे, बस ये संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह आप याद कीजिए। आपको यदि पैटर्न मालूम है, तरीका मालूम है, आप फट से कर देंगे। ये वाला सिंपल सा सवाल आ गया, रोकड़ प्रवाह विवरण। यदि आप इसमें कुछ थोड़ी बहुत मदों को इधर उधर कर देंगे, आप बनाइए रोकड़ प्रवाह विवरण। तो ये प्रैक्टिस है, आप मन से जितना प्रैक्टिस करेंगे, इन मैंने जो पढ़ाए हैं इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, समझिए। आप समझ गए कि क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, तो आप पूरा का पूरा पेपर 100% आप करके आएंगे। तो ये हमारा जो सेट ए हो गया। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन पेपर जो है अभ्यास प्रश्न में कौन सा है, सेट बी। मैं बोलता हूं आप सेट ए और सेट बी के सारे क्वेश्चंस को करना सीख गए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं।
रियल बोर्ड परीक्षा में कोई सा भी प्रश्न आएगा आप उसको हल कर सकते हैं। आप उसको पैटर्न को समझना है, तरीका क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको सेल्फ करना है। अब हम इसके बाद में जो हमारा सेट भी है वो अगले वीडियो में देखने वाले। तब तक के लिए नमस्कार।